बता दें कि आप में से रिफ्रेशर वाले बच्चे कितने हैं? ओके, सो मतलब जस्ट टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया कि जो भी रिफ्रेशर वाले बच्चे हैं, मतलब मैं उनको अवेयर करना चाहता हूँ जो दूसरे बच्चे हैं ऑब्वियसली, कि भाई क्या लैकिंग्स होती हैं जो कि पेपर में अल्टीमेटली रिजल्ट करती हैं कि भाई हमारा पेपर पूरा या तो नहीं हो पाता है तो हमारा पेपर रुक जाता है। सही जी। तो एनीवन जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, फिर मैं एक एक करके बताता हूँ, क्योंकि मैंने 1-on-1 बहुत सारे सेशंस किए हैं और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। रुक गया तो रुक गया, कुछ डेफिशिएंसी होगी, कुछ मसला होगा, उस पर काम करेंगे, उसको सही करेंगे। हाँ जी, एनीवन, शर्माने का नहीं है भाई। कौन था रिफ्रेशर वाला, जल्दी बताओ वापस से। कोई मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है जी। बताएं क्या आपको मसला दरपेश आया जो इनको नहीं आना चाहिए? हाँ जी, प्रैक्टिस नहीं की थी। ओके, और कोई? देखो इसमें शर्माने का क्या है यार, मतलब तुम लोग पेपर, बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इससे, पर खैर चलें, आपका व्यू है, हम उसको कंसिडर करते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन वालों प्लीज़ आप भी बताइएगा। हाँ जी, एनीवन एल्स फ्रॉम द रिफ्रेशर? लैक ऑफ प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, मैंने जितने भी बच्चों से 1-on-1 सेशन किए, नहीं जाहिर सी बात है अनगिनत क्यूरीज आती हैं कि भाई सर हमारा पेपर रुक गया। सबसे मैंने 2 सवाल किए। पहला सवाल किया था, क्या आपने कोर्स कवरेज की थी? तो उसमें से जो हमारे 70% बच्चे थे उन्होंने कहा था कि भाई हमने कोर्स कवरेज पूरी नहीं की थी। रीज़न बताता हूँ। कोर्स कवरेज का मतलब ये नहीं कि क्लासेस ले लेना। कोर्स कवरेज का मतलब है कि आपने क्लास ली और उसके बाद आपने एक बेवकूफ़ी ये की कि उसकी प्रैक्टिस नहीं की। तो जो आपने प्रैक्टिस नहीं की, दैट मीन्स कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट टॉपिक इन योर पेपर। तो अल्टीमेटली उसका जो रिजल्ट है वो ये है कि भाई आपसे वो पेपर में अटेम्प्ट नहीं हो पाता। सही जी। एक तो ये है कि कोर्स कवरेज वाली बात। अच्छा, अब एक ऐसे भी बच्चे होते हैं कि भाई सर ये टॉपिक अगर मुश्किल लग रहा था तो मैंने बस ऊपर ऊपर से देख लिया। भाई ऊपर ऊपर से क्या देख लिया? कोई चीज़ अकाउंटिंग में ऊपर ऊपर से नहीं है, सीधी सी बात है। यू नीड टू हैव अ क्लियर एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ के व्हाट यू हैव टू डू इन पेपर। सीधी सी बात है। हमने अभी कैश फ्लो किया, कुछ बच्चे अगर रिकॉर्डिंग पे भी थे तो उन्होंने देखा होगा, हमने एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से किया कि इसका मतलब क्या है, ये एंट्री क्यों बनती है, ये यहाँ पे आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो हमने ऑल टुगेदर वो सारी चीज़ें एक साथ देखी हैं। पर अगेन इफ़ यू वांट टू पास दिस पेपर, मैं बता रहा हूँ आगे जाके FAR 2 है, वो तो बात की कहानी है। ये अगर गले में अटक जाता है ना पेपर, तो ये बहुत दुख दे के जाता है। तो इस पेपर को पास करने की स्ट्रेटजी ये है कि समझना है, शर्माना नहीं है। यानी आपका अगर सिली क्वेश्चन भी, मैं तो अभी हैरान था कि भाई अगर आप रिफ्रेशर के हैं तो आप ये घबरा क्यों रहे हैं बताने में कि भाई मेरा पेपर इस वजह से रुका है। मतलब शर्म लिहाज किस बात का है? क्या आपने पैसे नहीं दिए? नहीं दिए? नहीं दिए तो दे दोगे ना, कहने का मकसद ही है। पर भाई कहने का मतलब ये है कि आपने प्लीज़ अपने आप से ऑनेस्ट रहना है। आप हमारी ऑनेस्टी को तो पहले साइड में रख दें। आपकी ऑनेस्टी सबसे पहले आपसे होनी चाहिए। आप अपना सवाल करने में मुझसे घबरा रहे हैं कि भाई मेरा ये मसला था, मेरे साथ ये इश्यूज़ हैं, मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, कितने बच्चे आप में से ऐसे हैं जिनको सवाल की लेंथ देख कर डर लगता है? एक दो भाई, मैं तो ऑनेस्टी से कह रहा हूँ। और जो नए बच्चे हैं वो भी बता सकते हैं, कोई ऐसा है जिनको सवाल की लेंथ देख के क्या लगता है? डर लगता है। ये सेशन इसलिए था कि यार आप मतलब अपने आप को समझ ले पहले कि भाई मैं कितने पानी में हूँ। अच्छा, इसको कंट्रोल करने का एक तरीका है, आप अगर एक सवाल करते हैं ना, आप वैसे ही 5 सवालों को सॉल्व करें, आपका वो डर ऑटोमेटिकली, रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि आपका दिमाग उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने लगता है कि रीडिंग एबिलिटी आपकी क्या होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब CA फाइनल में BFD का पेपर देता था तो मेरा दोस्त और मैं वाला सेल्फिश था स्टडीज़ में। मैं बाकी पेपर की तैयारी लाइब्रेरी में बैठ के करता था, BFD उसके घर जाके पढ़ाई करता था। अच्छा, जब BFD पढ़ने गया तो वो था मेमन दिमाग। अब हो क्या कि मेमन का दिमाग चलता है वाकई कैलकुलेशन में। भाई BFD का सवाल आता है 1 या 1.5 पेज का। अब वो क्या करे, पहली गो में बिल्कुल सही कर ले। मुझे वही सवाल करने में 2.5 घंटे लगते थे। कितने? पेपर कितने घंटों का होता है? तो मैंने बोला बेटा तू तो एक ही कर पाएगा आकाश, लग गए तुम्हारे। मैं क्या करता था, वही सवाल जाके घर पे एक बार किया,
शाम को दूसरी बार किया, मैं देखता था यार मेरी लैकिंग कहाँ है। फिर मुझे बात समझ आई कि मेरी रीडिंग एबिलिटी वीक थी, यानी मैं पहली बार में रीड करके पिक नहीं कर पाता। मतलब जो आपको बचपन से सिखाया जाता है, यू हैव टू रीड द बुक, यू हैव टू रीड द बुक, और आप कहते हैं बुक रीड करके क्या होगा। बुक रीड करके होता है आपकी रीड करने की जो पिक पावर है वो क्या होती है, इनहांस होती है। तो अगर आप वो बुक रीडिंग नहीं कर रहे हैं तो आपने फिर अपने एग्जाम में जाने से पहले अपने सवालों की रीडिंग प्रॉपर करनी है। तो अगेन, तो पहले तो ये आपने अच्छा हुआ, ये आपने ना मतलब अच्छे से बता दिया, ऑनेस्टी से बता दिया कि भाई लेंदी सवालों को देख के हमें डर लगता है। आप लोगों में से कितने लोगों ने कैश फ्लो कर लिया है या इन प्रोसेस है, कर लिया इन प्रोसेस दोनों? चलें जी, कैश फ्लो का सवाल भी एक पेज का था। अच्छा, पहले आपको खौफ आता था कि भाई इतना बड़ा सवाल है, पर एज एंड व्हेन आप सवाल करते गए करते गए करते गए, क्या वो डर डिमिनिश हुआ? हुआ। मैं तो कहता हूं कि भाई आपने 20 नंबर में से 20 नहीं भी लो, 18, 17, 15 ले लो, ये पास हो जाएगा। अगर आप 20 में से 9 नंबर ला रहे हैं ना, दिस इज अलार्मिंग, क्योंकि फिर आप हर सवाल में ऐसा करेंगे तो आप क्या कभी भी 50 क्रॉस कर पाएंगे? नहीं। तो सबसे पहली चीज़ है जो मैंने आपको रिफ्रेशर वालों से भी पूछवा दिया और आपके अपने डर भी पूछ लिए, आपने प्रैक्टिस करनी है हद से ज़्यादा। शर्म की बात नहीं, मैं इतने बच्चे देखता हूँ कि ग्रुप के ऊपर अपने आंसर शेयर नहीं करते। भाई आप फ़ख्र से ना, जब आपके मार्क्स आए ना वहाँ पे ई क्विज जो होता है उसके मार्क्स शेयर करें, भाई मेरे इतने मार्क्स हैं, दूसरे वालों को भी फील हो। उसमें शर्म की बात क्या, तुम अपनी प्रोग्रेस बता रहे हो ना, कम आए वो भी बताओ, अकाउंटेबल ठहराओ टीचर को, भाई मेरे कम आ रहे हैं मुझे बता मैं क्या करूँ, पहले बताओ ये करोगे आज के बाद। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, रिफ्रेशर रेगुलर मेरे लिए दोनों इक्वल हैं, बट व्हाट यू नीड टू डू फोकस, कि आप मुझे बताएं कि सर मेरी गलती क्या है। मैं ऑडिट का मतलब जाहिर सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह चौथा गोल्ड मेडल है, ऑडिट के बच्चे मुझे पता है इतने पागल हैं, मैं रात को 9 बजे भी फ्री होता हूँ ना, यहाँ पे बैठे होंगे, अच्छा मैं वेट करता हूँ कि अभी जाएंगे तो मैं निकलूँगा, वो बोलेंगे चेक करके जा, तो चेक कराते हैं क्योंकि उनको मस्ती है, उनको पता है कि अगर ये चेक नहीं करवाया तो नुकसान किसका है, उनका है। मैं मीटिंग भी लूँगा ना 10 बजे तक बैठे होंगे, उनको पता है मेरी मीटिंग चल रही है ऑनलाइन, बैठेंगे बोलेंगे चेक कराएं फिर जाएंगे। तो भाई ये डेडिकेशन चाहिए। आप मतलब पागल हो जाए ना, आप बुखार बन जाए टीचर का, बोलें भाई मुझे बता मेरा क्यों नहीं आंसर आ रहा, अगर क्यों का जवाब मिल गया तो कहानी खत्म, क्यों का जवाब नहीं मिला तो फिर आप डेंजर में। पहले बताओ ये ऐड करते हैं आज के बाद, चलें जी। जी फेल नहीं हो सकता। देखो मैं तुम्हारे सामने जीती जागती एग्जांपल हूँ। मेरा जब मैं सीए में आया था ना बैक इन 2014, उस वक्त सीए में आने के लिए क्राइटेरिया था 70%, अभी आई थिंक कितना 60% है ना, पहले कितना था 70%। मैंने ना मतलब जाहिर सी बात है मैं बहुत ही लोअर बैकग्राउंड से, लोअर बैकग्राउंड इन सेंस कि स्कूल बहुत नॉर्मल सा और कोचिंग की हुई थी, मतलब मुझे सिर्फ अकाउंटिंग में मज़ा आता था, इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं थी, पर अब तुम बात कर लो तुम्हें बताऊंगा मैं, सही है। खैर कहने का मकसद ये है, कहने का मकसद ये है, पूरी ओवरऑल तुम्हें सिनेरियोज बता रहा हूँ अपने। जब मैंने उस टेस्ट की तैयारी की थी ना, मैं फेल हो गया था। हमारा 16 लोगों का ग्रुप था, मेरे दोस्त थे सारे, मतलब दोस्त भी ऐसे नहीं कि मेरे इलाके में से तो कोई भी सीए नहीं बना ना, मैं तो अकेला इलाके का ख़ानदान का पूरे रेडियस में अकेला था। कहने का मकसद ये, वो मेरा टेस्ट फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। अच्छा मेरी उम्मीदें ख़त्म हो गई। अच्छा टेस्ट भी फेल हुआ ऐसे कि मैंने मैथ्स की तैयारी की, मुझे इवन ऑड भी नहीं आता था। अब वो इंग्लिश का अच्छा एक तो इवन ऑड नहीं आता, ऊपर से टेस्ट ऐसा कि कैलकुलेटर के बगैर करना है, जो कि मेरे बाप ने कभी ज़िंदगी में नहीं किया होगा, कैलकुलेटर के बगैर, वो भी मैथ्स। मैंने फिर भी मेहनत की। अच्छा मैंने इतनी मेहनत की, मैं रुसवा हो गया। मैंने खुदा से बोला कि भाई अल्लाह मैंने तो इतनी मेहनत की थी, तू तो कहता है कि मेहनत कभी आएगा। अल्लाह की कसम 2 दिन बाद एक नोटिफिकेशन आया कि पासिंग सीए में एंट्री के लिए जो रेशियो है ना 60% हो गया। मेरी परसेंटेज थी 63%। मैं उसी शाम को पहुंच गया। मैंने बोला वापस 70 पे नहीं चला जाए। मैंने रजिस्ट्रेशन कराई और आई मेंट टू सी एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। यस। तो कहने का मकसद ये है कि आप मेहनत करेंगे ना, तो अगर आप फेल होते हैं, अल्लाह ना करे, पहले तो नहीं होंगे, ये तो मेरी गारंटी है। डायरेक्शनल मेहनत, देखो मेहनत तो गधा भी करता है, गधे घोड़े में फ़र्क है ना, है या नहीं? ज़्यादा इज्जत किसकी है? डायरेक्शनल, उसका एटीट्यूड, चलने का तरीका। कहने का मकसद ये है, नहीं होता। आप अपने एक काउंसलर बनाए ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, नेगेटिविटी नहीं आएगी ना, आप काउंसलर बनाए। काउंसलर है ना आपका टीचर, काउंसलर भी ऐसे को बनाओगे जो ज़िंदगी से खुद बेजार है।
वो तो तेरे को बोलेगा आगे दोनों भाई चलते हैं, फिर माचिस जलाओगे कोने पे बैठे होगे कहीं। तो कहने का मकसद ये है कि काउंसलर बनाओ ऐसा जो कि आपको सही गाइड करे, फिर दुनिया की ऐसी की तैसी। सही है, तो ये नहीं दिल में रखना कि भाई देखो, अगर तुम लोगों ने ये सोच लिया ना, ये सारी बातें इसलिए कि यार तुम्हें आगे के लिए मोटिवेशन है। तुमने आज अगर ये सोच लिया ना बेटा कि मैं मेहनत करूंगा और फेल हो जाऊंगा, तो फिर अल्लाह आपको पता है क्या कह रहा है ऊपर से कि तू तो मुझ में ही बिलीव नहीं रखता। जब मैंने तुझे कह दिया कि मेहनत आएगा नहीं जाएगी, तो तू कौन होता है बोलने वाला? बात समझ आती है? तो तुम तो अल्लाह से जंग कर रहे हो, कहने का मकसद ये है। तो तुम्हें बिलीव करना है, जंग करनी है, बिलीव करना है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेहनत कभी आएगा नहीं जाती, तुम्हारे सामने जीती जागती एग्जाम्पल है, यहाँ तक कोई इशू, पक्की बात है। तो भाई आप मेहनत करें, डायरेक्शनल करें, आप फेल नहीं हो सकते। हाँ, अगर आपका आंसर गलत आ रहा है फिर आप चुप बैठे हुए हैं, नहीं पूछ रहे, तो गलती किसकी? आपकी। वो नहीं करना। प्रैक्टिस, आपका दिमाग खराब हो जाएगा इतनी कराऊंगा। और यार ये अपने दिमाग से निकाल लेना, सही है, कि भाई हमें, जैसे अब एक बच्चा, जैसे आज तक जितनी क्लासें हुई ना ईद से पहले तक, सर वो संडे को नहीं आ सकता। अबे क्या तुम्हें क्या मम्मी लेने आ रही है नीचे? मतलब तुम सीए करने आए हो, बीकॉम कर रहे हो, संडे को मैं आ नहीं सकता, जुम्मे को नमाज होती है, तो भाई बाकी के दिन भी कुछ फेस्टिवल रख लो। भाई सीए करने आए हो, मैं बाखुदा अल्लाह की कसम से रहमत से कभी पूछ लेना, क्लास में आएंगे ना इसके बाद पूछ लेना, मैं ईच एंड एवरी टाइम, मैं तो इवन मेरा घर कराची में, मैं 3-3 महीने ARTT में सोया करता था, वो भी नीचे अली भाई है ना उन गार्ड के साथ, पर हमारे बिस्तर अलग होते थे, बस इतना है। खैर, कहने का मकसद ये है कि मैं मेहनती था। मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं कुछ चीज़ हूँ, मैं कहता था कि भाई मैंने अपने रास्ते खुद बनाया ना, आप भी बनाए। कहने का सिर्फ मकसद ही है। मैं तो टाइम नहीं ज़ाया करता था, और इवन जब घर भी जाया करता था ऑफिस से डायरेक्टली, क्योंकि भाई मुझे पता है मैं घर पे जाऊंगा, मैं ना मतलब किसी एक्टिविटी में लग जाऊंगा, घर के काम मिलेंगे। मैंने अपनी वालदा को कह दिया आपका काम है घर संभालना, मेरा काम है पढ़ाई करना। सीधी सी बात है, बी सेल्फिश। ऐसे भी नहीं कि उनका हाथ आपने बोला कि नहीं भाई हम कर ही नहीं सकते, आप एक दिन बांध लेना घर के काम के। अब एक बच्चा बोल रहा मुझे तो संडे को प्लीज़ क्लास नहीं रखे, मुझे घर के काम करने। तो मैंने कहा झाड़ू पोछा करना है, क्या करना है? बोला सर वो इम्तियाज़ जाना होता है। मैंने कहा तो भाई जाओ, कि वहाँ पे सो जाओगे या वापस भी आओगे? वापस आओगे ना, एक टाइम रख लो भाई, शाम को चले जाओ इम्तियाज़, क्लास लेके पढ़ाई करके। खैर अभी ये सारी बातें हो गई सिर्फ इसलिए कि आप एक डायरेक्शन पे आ जाएं। चलें आज हम अपना शुरू कर लेते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है बोरिंग कॉस्ट। अच्छा भाई, हम एक एक करके मतलब समझेंगे कि भाई आया क्यों, क्या है, सारी चीज़ें। नाम से ही समझ आता है बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला भाई मुझे 2 मिलियन का लोन चाहिए, 2 मिलियन का लोन चाहिए। मैंने क्या किए, फंड्स बोरो किए। फंड्स, अरे बोलो ना, फंड्स बोरो किए, फंड्स बोरो किए। अच्छा, बैंक ने कहा भाई आज जो ये आप 2 मिलियन हमसे लेके जा रहे हैं, वापस आप 2 मिलियन करेंगे? हमने कहा बिल्कुल करेंगे, पर उसके साथ साथ इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देंगे। तो मैंने कहा यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैं आपसे फंड्स बोरो कर रहा हूं आज, इसकी जो कॉस्ट के ऊपर जो ज्यादा पैसे दूंगा वो बोरोइंग कॉस्ट है। उसको हम नाम देते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस। उसको हम नाम क्या देते हैं? देखिए आपके सामने सीधा सीधा पहला अल्फाज बोला है मैंने, स्टैंडर्ड शुरू नहीं किया। मैं बोलूं भाई बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या है, फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट। और जाहिर सी बात है आपने फंड्स को बोरो किया। अगर मैं लेट से आपसे 2 मिलियन लूं, जो कि नहीं है आपके पास तो ले भी नहीं सकता, अगर मैं ले लूं और मैं आपको वही पैसे वापस कर दूं, तो क्या मेरी कोई बोरोइंग कॉस्ट है? अच्छा, अगर मैं आपसे फंड्स ले रहा हूं और मैं आपको उसके ऊपर पैसे पे कर रहा हूं, तो क्या इसके अंदर बोरोइंग की कॉस्ट इन्वॉल्व है? दैट मीन्स दैट यू हैव पेड अबव समथिंग। तो वो क्या, फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट, दिस कॉल्ड बोरोइंग कॉस्ट। पहली बात। चलिए अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ऑनलाइन वालों आप भी बता सकते हैं, आप तो बता ही सकते हैं, मैं खाली आप लोगों में से किसी से भी पूछूंगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। यानी आप बता दो, सही है जी, वैसे ही गलत भी बता दो, कोई मसले वाली बात नहीं है, हमें सीखना है। मैंने शेयर होल्डर से पैसे लिए, शेयर होल्डर से, भाई शेयर होल्डर से भी ले सकते हैं ना, जिसने कैश फ्लो किया वो बखूबी बता सकता है, पूरी फाइनेंसिंग सिखाई है। अगर मैंने शेयर होल्डर से पैसे लिए, वो मुझसे क्या मांगेगा, इंटरेस्ट या डिविडेंड? इंटरेस्ट या डिविडेंड भाई, क्योंकि ऐसी बात है मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है कोई शेयर होल्डर, वो कंपनी से क्या मांगेगा, डिविडेंड। चलें आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये कंपनी ने पैसे बोरो किए हैं?
शेयर होल्डर से, हाँ या नहीं किए? चलो पहला सवाल का जवाब हो गया। अच्छा, इसके ऊपर जो मैं डिविडेंड दे रहा हूं, क्या वो फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट है? नहीं। पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, एक एग्जाम में सवाल आया, एग्जामिनर ने बोला कि भाई कंपनी ने ना शेयर इशू करके शेयर होल्डर से पैसे लिए, उसके ऊपर इतना डिविडेंड दिया, बच्चों ने क्या किया, उसको बोरिंग समझा। बोरिंग का मतलब है द अमाउंट दैट यू नीड टू रीपे, अमाउंट, पर आपने जो शेयर होल्डर से पैसे लिए हैं दैट यू डोंट हैव टू रीपे, वो कंपनी में लगाया हुआ पैसा है, वो कंपनी में लग गया। अब वो वापस तब होगा जब कंपनी बंद होगी। वापस कब होगा? भाई कंपनी का मालिक बना ना वो, अब वो ऐसे ही पैसे निकालेगा भाई, वो डिविडेंड की फॉर्म में निकाल सकता है, अपना कैपिटल विड्रॉ नहीं कर सकता। कैपिटल विड्रॉ कब होगा? जब कंपनी बंद होगी। तो हम अपने पास लिखेंगे कि बोरिंग कॉस्ट का मतलब है फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट, जो ये लिखा हुआ, पर शेयर होल्डर से लिया हुआ पैसा इज नॉट अ बोरिंग। लिखो, शेयर होल्डर से लिया हुआ पैसा इट्स नॉट अ बोरोइंग। सर डिविडेंड शेयर होल्डर का हक नहीं? बिल्कुल हक है, पर मैं कह रहा हूं कि जब वो बोरिंग नहीं है तो उसके ऊपर आने वाली कॉस्ट बोरिंग कॉस्ट भी नहीं है। सही है अली? यस, अभी तक सैफी बिल्कुल ऐसा ही है जी। कुछ भी लिंक नहीं है, जीरो लिंक। यार ये 10 नंबर का अलग से भी आया, 12 नंबर का अलग से भी आया, और ये पीपीई के साथ भी आता है। अगर पीपीई के साथ आता है, पीपीई का सवाल 20 नंबर का होता है, तो इसके अंदर इसका इम्पैक्ट 8 मार्क्स का है। तो हम पहले वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जो कि पीपीई के अंदर आएंगी। सही है? अच्छा चलें वापस से एक बार केयरफुली समझ लेते हैं। भाई मैंने एक बात कही, मैंने कहा अगर आप बैंक के पास जा रहे हैं और उससे उधार ले रहे हैं, ये क्या है इंग्लिश में? बोरोइंग। इसके ऊपर आप जो भी पैसे देंगे, ऊपर जो पैसे देंगे वो क्या है? बोरिंग कॉस्ट। इसको हम सीधी जबान में कहते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस। यहां तक कोई मसला? सिंपल बोरिंग कॉस्ट का मतलब समझ लिया, फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट, सीधा सीधा हिसाब किताब। चलें दूसरा मसला देख लेते हैं। दूसरा मसला ये कि मैंने आपको बताया कि भाई अगर मैंने पैसे लिए शेयर होल्डर से, पैसे लिए शेयर होल्डर से, तो मैंने शेयर इशू किए होंगे और लोगों से पैसे लिए होंगे। मैंने शेयर इशू किए, लोगों से पैसे लिए। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म सिखाया कैश फ्लो में, जिन्होंने नहीं किया हुआ उसको आज बता देता हूँ। भाई फॉर एग्जांपल आज मेरे पास अगर 2 मिलियन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कंपनी सेटअप कर सकता हूँ। तो मैं जब कंपनी बनाऊंगा तो कंपनी का अपना एक सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। कंपनी क्या करेगी? शेयर इशू करेगी और मुझसे पैसे ले लेगी। ये शेयर्स इस बात का सबूत होंगे मैं कंपनी का मालिक हूं। ये शेयर्स इस बात का सबूत होंगे मैं कंपनी का मालिक हूं। बट क्या ये मैंने पैसे कंपनी को उधार पे दिए हैं या मैंने कैपिटल लगाया? कैपिटल लगाया। अच्छा, अब मुझे अपने आप से एक सवाल पूछ के बताओ, क्या ये कैपिटल कंपनी पाबंद है आपको वापस करने के लिए? नहीं। जब कंपनी पाबंद ही नहीं है वापस करने के लिए, तो क्या ये बोरिंग के जुमरे में आई? चलो पहली चीज क्लियर हो गई, टिक हो गई। जब ये बोरिंग नहीं है, यानी ये चीज बोरिंग नहीं है, तो इसके ऊपर जो दिया गया डिविडेंड है, क्या वो बोरिंग कॉस्ट कहलाएगी? क्योंकि सर आप कहेंगे भाई अच्छा डिविडेंड एक कंपनी की कॉस्ट तो है, मैं ये बाखुदा मना नहीं कर रहा, पर वो बोरिंग कॉस्ट नहीं है क्योंकि ये बोरिंग ही नहीं है। तो पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आया? कि पहले तो आप देखें बोरिंग है या नहीं है, फिर उसके ऊपर जो पैसे दिए जा रहे हैं फिर वो कहलाएगा बोरिंग कॉस्ट है या नहीं है। यहां तक क्लैरिटी है? पक्की बात है? तो देखो आगे कंफ्यूज नहीं ना, क्योंकि मैंने बीच में एक बेसिक लाइन क्रिएट की है। सही है जी? ऑनलाइन मतलब क्लियर हो गया? चलें आगे। अब मैंने बोला भाई IAS 23 में क्या यही है, सिर्फ बोरिंग कॉस्ट सीख लिए तो खत्म हो गया? नहीं, इसके आगे दुनिया है। हमने बोला कि भाई IAS 23 आया क्यों, पहले कहानी सुनते हैं और फिर यहां से लिंक कर दूंगा। IAS 23 इसलिए आया, इसने कहा कि भाई बाज औकात कंपनीज क्या करती हैं कि एसेट खरीदती नहीं है, बनाती हैं। एसेट खरीदती नहीं है। अब लेट्स से अब मेरे दोस्त हैं, दे आर इनटू सम कंस्ट्रक्शन बिजनेस, दे आर इनटू सम, अच्छा वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं,
अच्छा, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, प्लीज सुनिएगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो क्या करता है, उठाता है बैंक से लोन, वो उठाता है बैंक से लोन, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अच्छा, वो जो लोगों से, कस्टमर से पैसे आते हैं वो तो अलग है ना, वो हटा दो। मैं कह रहा हूँ बैंक से लोन लिया, सही, हम बिल्डिंग बना रहे हैं। अच्छा, जब बिल्डिंग बना रहे हैं और बैंक से मैंने लोन लिया है, तो कहने का मतलब ये है कि अज्यूम करो कि बिल्डिंग जो बनेगी वो 50 मिलियन की बनेगी। कितने की? 50 मिलियन की। ये बात याद रखना, मैंने एक बात कही है, बिल्डिंग बनेगी 50 मिलियन की। यहां तक हम रुक गए। अच्छा, 50 मिलियन मेरे पास है नहीं, 50 मिलियन मेरे पास, मैं किसके पास भागूंगा? बैंक के पास। अब ये कहानी सुनना, डाइवर्ट हुए तो गया कॉन्सेप्ट। फिर मैंने कहा मुझे बिल्डिंग बनानी है, या बनी बनाई लेनी है? बनानी है। बिल्डिंग अभी एग्जिस्ट, हम बनाएंगे, चलें। मैंने कहा भाई उसकी कोटेशन कितने की मिली? 50 मिलियन। 50 मिलियन इक्वल टू पी क्या है, कितने हो गए? 5 करोड़ रुपए। इतने की बिल्डिंग बनेगी। हमने कह दिया भाई सही है, बन जाएगी। 3 माले की बनानी है, 2 माले की बनानी है, जो भी है। अच्छा, पैसा है या नहीं है? हम कहाँ भागे? क्या की? बोरिंग। वेरी गुड। क्या की? कितने की? वेरी गुड, 50 मिलियन की। यहां तक कनेक्टेड हो बिल्कुल। 50 मिलियन की मैंने 50 मिलियन की जैसे ही बोरिंग की, फ्री में मिली, या इसके ऊपर कुछ देना है? कॉस्ट देनी है, इंटरेस्ट देना है। चलें, अब आपसे सवाल है, ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई जब आप कोई एसेट बनाएं, जब आप कोई एसेट, और अपने पैसों से नहीं, फंड्स को बोरो करके, फंड्स को कितने बोरो किए? मैं कह रहा हूं आप सारे पैसे 50 मिलियन एसेट पे लगाओगे, एसेट पे लगाओगे ना, तो ये 50 मिलियन बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट तो बन गए। ये हो गया टिक। अब आपसे कोई पूछे कि ये बिल्डिंग कितने में बनी, तो आपका जवाब होगा 50 मिलियन तो लगाए, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी लगाए, उसके साथ साथ। तो ये स्टैंडर्ड हमें ये सिखाएगा कि जब आप कोई एसेट बनाएंगे, जब आप कोई एसेट, और अपने पैसों से नहीं, बैंक से बोरो करके, तो जो पैसे एसेट पे लगा रहे हो वो भी कैपिटलाइज होंगे, और जो इसी की वजह से इंटरेस्ट आया है वो भी। आपने अपने पीआरसी के लेवल पे बचपन में सीखा था ना, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, जिसमें आपको टीचर ने एग्जांपल दी होगी, हमने माल उतारा, पोर्ट पे आया, कस्टम ड्यूटी पे की। कस्टम ड्यूटी कैपिटलाइज करते हो नहीं करते? क्यों? डायरेक्टली, क्योंकि अगर वो पे नहीं करते तो एसेट आपका। अच्छा, इन ट्रांजिट लाने का खर्चा पे करते हो, क्यों कैपिटलाइज करते हो? क्यों कैपिटलाइज करते हो? डायरेक्टली। कोई आपसे पूछे, अब मेरी कहानी सुनना, कोई आपसे पूछे क्या ये एसेट इस बोरिंग के बगैर आता? क्या ये एसेट इस बोरिंग के बगैर में आता? अच्छा, तो इस बोरिंग के ऊपर आने वाली कॉस्ट जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, क्या मैं उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं कहूँ? कहूँ या नहीं कहूँ? कहेंगे, बट वो कहता है इस इंटरेस्ट एक्सपेंस को आप एक्सपेंस के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज, इसको आप सीधा कैपिटलाइज करना था कहाँ पे? पीपी में। कहाँ पे? अब सीक्वेंस बनाओ। मैंने कहा आपको एक एसेट बनाना है, आपके पास पैसे हैं या नहीं है? पक्की बात है। अच्छा, इसको बनाने के लिए आपने क्या किया? बोरिंग की। कहाँ से? अच्छा, बैंक से आपने बोरिंग कर ली। अच्छा, अब आप रिलेशन बनाए, ये पैसा है, ये एसेट है। ये पैसा होता ही नहीं अगर ये एसेट, ऐसा ही है ना? क्या ये मैं पैसे लेता अगर एसेट ना बनाना होता? तो कहने का मतलब ये है कि 50 मिलियन जो मैं एसेट पे लगाऊंगा वो तो कैपिटलाइज होंगे ही होंगे। इसी एसेट की वजह से जो मैं सूद पे कर रहा हूं, किसको? वो भी क्या होगा? दिस इज द प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ बोरिंग कॉस्ट। दिस इज द प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ बोरिंग कॉस्ट। पहले बताओ, यहां तक बात समझ आई? अच्छा, अब एक नॉच नीचे आके एक और चीज बताता हूं। मैंने कहा भाई कौन से एसेट्स के ऊपर बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड लगेगा? इसने कहा क्वालिफाइंग एसेट। कौन सा एसेट? मैंने कहा यार फिर नया वर्ड लिया है। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? मैंने भी ये स्टैंडर्ड से ही पूछा। स्टैंडर्ड मुझे कह रहा है क्वालिफाइंग एसेट वो एसेट होता है जिसको कंप्लीट होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे। जिसको कंप्लीट होने में, मैंने कहा सब्सटेंशियल का मतलब क्या है? उसने बोला 6 से 7 महीना।
6 से। अच्छा तो मैंने कहा व्हाट इफ, अब एग्जांपल सुनो, व्हाट इफ एक एसेट बना बनाया है, बिल्डिंग बनी हुई है, मैंने बैंक से लोन लेके खरीद ली, क्या बिल्डिंग रेडी फॉर यूज है? हाँ या नहीं बताओ? है ना, रेडी फॉर यूज है। वेरी गुड। अब बात समझिएगा, ये क्या हो गया भाई इसका नेट को, एक मिनट रुकना। यार स्क्रीन आ गई वापस बच्चों, स्क्रीन आ गई? ओके गुड। अच्छा वापस से, अब मुझे एक बात बताएं वापस से, मैंने कहा बिल्डिंग है, बनी बनाई है, लोन लिया, जल्दी बता, लोन पे इंटरेस्ट दूंगा? लोन पे इंटरेस्ट दूंगा? बाखुदा दूंगा। अच्छा ये 50 मिलियन की बिल्डिंग है, 50 मिलियन की बिल्डिंग लेके बना के ओके कर दी, दे दी, बिल्डिंग मेरी हो गई। अब तुम मुझे बताओ क्या बिल्डिंग रेडी फॉर यूज है? जब बिल्डिंग रेडी फॉर यूज है तो अब आगे आने वाला इंटरेस्ट तुम ये नहीं कह सकते बिल्डिंग पे लग रहा है, क्योंकि वो बनी बनाई है, क्योंकि वो। अब देखो मैं बेसिक आपके बचपन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइव करूंगा वापस से। मैंने कहा भाई बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या? फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट। हमने कहा हम IAS 23 से पूछने भाई तुम क्यों आए हो? इसने कहा भाई मैं इसलिए आया हूं क्योंकि अगर आप कोई एसेट बनाएंगे, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं क्वालिफाइंग एसेट, अगर आप क्वालिफाइंग एसेट्स को बनाने के लिए फंड्स को बोरो कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या दे रहे हैं? बोरिंग कॉस्ट दे रहे हैं। तो जो पैसे एसेट पे लगा रहे हो वो तो कैपिटलाइज होंगे, उसके ऊपर जो सूद दे रहे हो, पर सूद इस बिल्डिंग वाले को दे रहे हो या बैंक को? पर कह रहा है वो जो बैंक को दे रहे हो वो भी तो जेब से ही जा रहा है ना। पर कह रहा है वो जो जेब से जा रहा है वो PNL का पार्ट नहीं बनेगा। अभी अकाउंटिंग सीखते हैं, अभी तुमसे बातें कर रहे हैं, वो भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अच्छा यूजुअली अगर आप इस सारे सिनेरियो को भूल जाएं तो यूजुअली अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट नहीं देते, उसकी एंट्री क्या बनती है? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश। कहने का मतलब ये है मेरे बच्चों के, इंटरेस्ट एक्सपेंस कह रहे हो ना तुम, एक्सपेंस का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंस का मतलब है प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? यहां पे ये स्टैंडर्ड कह रहा है कि बेटा अगर तुमने लोन लिया हुआ है और किसी क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए लिया हुआ है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दोगे उसकी एंट्री ये नहीं बनाना कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, उसकी एंट्री बनाना PPE डेबिट और कैश। पर ये कैश कॉन्ट्रैक्टर को जा रहा है या बैंक को? मैं कह रहा हूं खर्चा तो है ना, बट ये PPE का खर्चा है। दोनों में फर्क समझ आया? अब एक और चीज, मैंने कहा अगर बिल्डिंग बनी हुई है, मैंने बैंक से लोन लिया, बिल्डिंग खरीद ली, क्या इंटरेस्ट नहीं दूंगा? पर अब जो इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा क्या वो कैपिटलाइज होगा या PNL में जाएगा? तो आप क्यों नहीं कैपिटलाइज हो रहा भाई? रेडी फॉर यूज ना। अब ये तो नहीं कह सकते कि इसके लिए लिया था तो ये बन रही थी तो इस पर लग रहा था, भाई वो लग चुका, जो भी है खरीदी, खत्म हो गई कहानी। पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आया? यानी आपसे आज के बाद मैं पूछूं कि बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड हर एक एसेट पे लगता है या कौन से एसेट पे? तो क्वालिफाइंग एसेट कौन सा एसेट होता है? जिसको टाइम लगे सब्सटेंशियल। चलो अब तुमसे एक एक करके एग्जांपल पूछता हूं। भाई हमारा एक काम है जिसमें हम इन्वेंट्री बनाते हैं, जिसमें हम, अच्छा इन्वेंट्री आप कह लें कि लेट से कि मैं छोटे छोटे फ्लैट्स बना के बेचता हूँ। अच्छा वो फ्लैट 1 महीने में बन जाता है, वो फ्लैट 1 महीने में बन जाता है, सही है जी। और मैंने उस 1 महीने के फ्लैट को बनाने के लिए बोरिंग की है, उस पर कॉस्ट पे कर रहा हूँ। अच्छा मैंने लेट से 1 मिलियन की बोरिंग की, 1 मिलियन मैंने घर पे लगा दी है। क्या ये 1 मिलियन इस फ्लैट पे कैपिटलाइज होंगे? 1 मिलियन होंगे। अच्छा इसके ऊपर सूद दूंगा नहीं दूंगा? इंटरेस्ट दूंगा ना। किसको? बैंक को। क्या इसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट कैपिटलाइज करूंगा? क्यों? आप बोलेंगे कि क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। क्वालिफाइंग एसेट वो एसेट होता है जिसको कंप्लीट होने में जो 6 से 7 महीने या उससे ज्यादा। दोनों में फर्क क्लियर है? चलें जी एक और चीज, मैंने वहां से इन्वेंट्री इंपोर्ट की बेचने के लिए, मोबाइल फोन मंगवाता हूं बेचता हूं, मोबाइल फोन मंगवाता हूं बेचता हूं। एक मिनट आपका सवाल सुनता हूं। मोबाइल फोन मंगवा के, अच्छा मैंने कोई 500 सेट्स मंगवाए आईफोन 14 के, अपने पैसे से नहीं, लोन लेकर, अपने पैसे से नहीं लोन लेकर। मेरी बात का एक एक का जवाब देना है क्योंकि मैं क्लैरिटी चाह रहा हूं, एग्जामिनर किसी हद तक जाए तो मैं पता होना चाहिए।
मैंने कहा कि मैंने जो आईफोन 14 मंगवाए हैं वो 500 की क्वांटिटी मंगवाई है, बैंक से लोन लिया मैंने कोई 20 मिलियन का, कितने का? मैंने कहा आप ये समझें कि ये 20 मिलियन जो मैंने आईफोन की क्वांटिटी मंगवाई है पूरे दे दिए, तो क्या मैं ये कहूँगा कि मेरे आईफोन 20 मिलियन के हैं? यस। आईफोन कितने के हैं? 20 मिलियन के। अच्छा, पर ये जो 20 मिलियन बच्चों मैंने बैंक से लिए हैं इस पर मैं सूद भी दूंगा। अच्छा, क्या वो सूद किसको दूंगा? बैंक को दूंगा। अच्छा, क्या वो सूद जो मैं बैंक को दूंगा, क्या उसके ऊपर आने वाला जो इंटरेस्ट लग रहा है, क्या मैं ये कहूं कि आईफोन की कॉस्ट का पार्ट बनाऊं? क्यों? क्वालिफाइंग एसिड नहीं है, रेडी फॉर यूज है। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि बना रहा था तो उसके ऊपर लग रहा था, भाई वो रेडी फॉर यूज है। आप खुद देखें, आप दिमाग लगाएं, आपने कितने सवाल किए होंगे पीआरसी लेवल पे, जो बेसिक मुझे पता है कि बच्चे कर रहे होते हैं कि पीपी खत्म हो जब बन जाता है उसके बाद उसकी इंश्योरेंस कराई जाती है। ऐसे सवाल आप देखे थे? पीपी आपके पास आ गया, उसके बाद उसकी क्या कराई जाती है? अच्छा, उसके बाद जो इसकी इंश्योरेंस कराई जाती है आप उसको क्या करते हैं? एक्सपेंस आउट। तुम कैपिटलाइज क्यों? आप कहते हैं कि उसके बाद आने वाली कॉस्ट उसकी प्रिजर्वेशन के लिए, ना कि उसको कंप्लीट करने के लिए। वो रेडी फॉर यूज। भाई कोई आपसे पूछे आप एसिड यहां तक लेकर आए कितना खर्चा हुआ, तो आप बोलेंगे ये चीजें लगी थी। तो जब खुद एसिड बना रहे हो तो वहां तक पहुंचाने के लिए बताओगे ना कि पैसे भी लगे थे, इंटरेस्ट भी लगा था। एक बार बन गया तो उसके बाद जो भी इंटरेस्ट है, तो क्या वो इंटरेस्ट नहीं है? पर वो कैपिटलाइज। ये इतनी सी बारीकी इसमें बीच में, ये समझ आ गया, गेम खत्म। पहले बताओ क्लैरिटी है? जी अब पूछें। नहीं, कोई और कौन बना रहा है, पहले तो ये क्लियर करते हैं ना। फिर सवाल मैं रिपीट करता हूँ भाई, इन्होंने कहा कि सर क्वालिफाइंग एसिड बना रहे हैं, अब हम बना रहे हैं कोई और बना रहा है? हाँ तो कितना सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम? 3 मंथ्स लग रहे हैं, बिल्कुल सही है। वो कैपिटलाइज नहीं होगा। मैं रीजन दे देता हूँ। बेसिस ऑफ कंक्लूजन में लिखा हुआ है, देखो इनका सवाल बड़ा अच्छा है। इन्होंने कहा कि सर अगर एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लग रहा, 3 महीने तो लग रहे हैं ना, कितने महीने? 3 महीने। जब 3 महीने लग रहे हैं तो सर वो भी तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, तब भी तो बोरिंग कॉस्ट क्या होनी चाहिए? इसका सवाल पहले ही दे दिया स्टैंडर्ड ने जवाब। इस सवाल का जवाब स्टैंडर्ड ने ये किया क्योंकि जब 3 महीने लग रहे हैं ना, तो वो कह रहा है ये नॉर्मल रूटीन ऑपरेशन हैं आपके। जब 3 महीने 2 महीने एक स्मॉलर टाइम लग रहा है, तो वो कह रहा है ये कौन से ऑपरेशन है आपके? नॉर्मल। और नॉर्मल ऑपरेशंस में की गई बोरिंग पीएनएल का पार्ट बननी चाहिए, वो कैपिटलाइज। इससे पता है क्यों? बचने के लिए। क्योंकि आपने रनिंग फाइनेंस का नाम सुना होगा कि आपको जब भी पैसे चाहिए आप निकाल लें। लोगों ने क्या करना शुरू किया, जब एक एक महीना इन्वेंट्री, बात समझिएगा, एक एक महीना इन्वेंट्री, जब मैं ऑर्डर देता हूं ना किसी को कि भाई इन्वेंट्री बनाओ, तो बोलता है 1 महीना लगेगा बनने में। मैं बना रहा हूं, कोई और बना रहा है? जल्दी बताना, मैं बना रहा हूं कोई और बना रहा है? मेरे लिए बना रहा है ना। अच्छा 1 महीना लग रहा है। अच्छा अब पता है लोगों ने क्या करना शुरू किया, बैंक से बोरिंग की, रनिंग फाइनेंस। रनिंग फाइनेंस तो कभी भी निकाल सकता हूं ना, पैसे लिमिट होती है। अच्छा कंपनीज ने टू बी ड्रामे क्या करना शुरू किए, तो मैं तुम्हें जीती जागती एग्जांपल्स बता रहा हूं। कंपनी ने टू बी ड्रामे करना ये शुरू किए, भाई देखो मैंने उसको ऑर्डर दे दिया था, 1 महीना उसने लगाया, तो आप मुझे बताएं कि 1 महीना उसने लगाया, उसके ऊपर कॉस्ट चाहिए, तो मैं पीएनएल में डालूं या इन्वेंट्री में डालूं? हमने बोला पीएनएल में। मैंने कहा टू बी ड्रामे नहीं करो, ये रूटीन प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है? रूटीन प्रोसेस है। और रूटीन प्रोसेस में जाने वाली, कंस्ट्रक्ट होने वाली इन्वेंट्री कहां जाएगी? पीएनएल में। हाँ अगर यही चीज मैं बनवाता और उसको लगते हैं 8 से 9 महीने, तो क्या होता? कैपिटलाइज होता। क्योंकि आप कहते हैं भाई सब्सटेंशियल पीरियड लग रहा है, अब जाहिर सी बात है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंपोनेंट ज्यादा है, तो जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंपोनेंट ज्यादा है तो उसके ऊपर आने वाली बोरिंग कॉस्ट आप क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। दोनों में क्लियर है? जी तब भी 6 से 7 महीने होने चाहिए या इससे ऊपर। अच्छा आप अगर स्टैंडर्ड खोल के देखेंगे ना, वहां पे सब्सटेंशियल पीरियड डिफाइंड नहीं है। ये मैं तुम्हें पीडब्ल्यूसी, ईवाई और केपीएमजी की गाइड बता रहा हूं। बात क्लियर है? चलें जी। अच्छा मैं अगेन रिपीट कर देता हूं बच्चों, सब्सटेंशियल पीरियड का गाइड के हिसाब से मतलब क्या है? 6, 7 या उससे ज्यादा। और कोई आपसे पूछे 3 महीने अगर लगे तो आप कैपिटलाइज क्यों नहीं कर रहे? भाई रूटीन है, उसके ऊपर आने वाले, वरना हर बंदा क्या करता, तुम खुद बताओ, रनिंग फाइनेंस का जितना भी सूद है बोलता है इसके लिए था, और वो क्या कर लेता? कैपिटलाइज। और वो एक्सपेंस बिला वजह कैपिटलाइज होता, पीएनएल में
नहीं जाता। दोनों में फर्क क्लियर है जानी, पक्की बात है। एनी अदर क्वेश्चन, कोई भी कुछ भी जी। नहीं करेंगे ना, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, देखिए सुनने बात समझें। एक कॉन्सेप्ट होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। ये कह रही है कि सर अगर एक रेडीमेड बिल्डिंग है उसके लिए मैंने बोरिंग की, अगर ये बिल्डिंग नहीं होती तो मैं ये बोरिंग भी नहीं करती। कहने का मकसद ये है कि आप फिर आधा तीटर आधा वडेर नहीं कर सकते ना। आप कहते हैं कि आप एसेट पे कैपिटलाइजेशन कब तक करेंगे? जब तक फॉर अवेलेबल फॉर, आप खुद मुझे बताएं, जब तक वो अवेलेबल फॉर। भाई मैं कह रहा हूं मैंने बिल्डिंग खरीदी और मैंने लोन से खरीदी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दूंगा। बस कहने का मकसद ये है कि आप बिल्डिंग रेडी है, क्या आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले सकते हैं? अच्छा अब वो डेप्रिशिएट होगी, अब वो, अच्छा अब जब मेरे बच्चों वो डेप्रिशिएट होगी तो मुझे आप एक बात बताएं, आप क्या करेंगे? डेप्रिशिएट होगी एक महीना एक दिन और फिर उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे, एक दिन डेप्रिशिएट इंटरेस्ट, डेप्रिशिएट इंटरेस्ट, तो ऐसे करते रहेंगे। मतलब कहने का मकसद है एक एक दिन का सूद पे करोगे ना आप, जब तक आप उसको रीपे, तो आप क्या ये करेंगे कि एक दिन डेप्रिशिएट होगा फिर एक दिन का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, एक दिन डेप्रिशिएट होगा एक दिन का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो कहने का मतलब, एक मिनट, कहने का मकसद ये है कि वंस योर एसेट इज रेडी फॉर यूज, उसके बाद जो आने वाली उसके ऊपर कॉस्ट है ना, वो इस एसेट के लिए नहीं है, वो आपके ऑपरेशंस की है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरेस्ट लगेगा नहीं, इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, क्योंकि अगर फिर आप ये इसमें एक्सेप्शन दे देना तो फिर जितने भी एसेट आप खरीद के भी लाते ना, सब बोलेंगे आप क्या करें, इसको कैपिटलाइज करें। बात समझ आई? तो इसीलिए मना किया गया है कि भाई जब एसेट रेडी फॉर यूज हो गया उसके बाद आने वाली तमाम कॉस्ट एसेट में कैपिटलाइज नहीं होती है। बात क्लियर है? अब पूछ लें, अब जो पूछना है। क्लियर है? अच्छा भाई अब हमारे पास यहाँ पे 2-3 सवाल हैं। सर अगर हम ऑर्डर, अली उसामा का सवाल है, सर अगर हम ऑर्डर मिले एसेट बनाने का, हम आगे किसी और को बोल दे बनाने के लिए, खुद का प्रॉफिट रख के, इस कंडीशन में क्या बोरिंग कॉस्ट होगी? नहीं। देखो भाई एक मिनट सुनो, इन्होंने कहा कि मुझे ऑर्डर आया, मैंने आगे बनाने के लिए दे दिया, मुझे ऑर्डर आया। अच्छा अब तुम बताओ, आगे बनाने के लिए दिया तो मेरी जेब से पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे? लगेंगे ना भाई, क्यों नहीं लगेंगे? ऐसी बातें करते हो भाई। मेरा काम है मैं बिल्डिंग बना के बेचता हूं, अब मैं बिल्डिंग खुद बनाऊं या किसी से बनवाऊं? डज इट रियली मैटर? नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं किसी से बनवाऊंगा तो क्या उसको पैसे दूंगा? हाँ या नहीं? यस। अच्छा अब मैं अपने पैसे दूंगा या तो बैंक से लेके दूंगा? पहला केस, अपने पैसे दूंगा तो ये चैप्टर ही नहीं आएगा, अगर अपने पैसे दूंगा तो ये चैप्टर नहीं आएगा। मैंने कहा व्हाट इफ मैंने बैंक से लोन लेके दिया, तो क्या ये चैप्टर आएगा? वेरी गुड। आपने बोरिंग की वही 20 मिलियन की, 20 मिलियन उठा के किसको दे दिए? कॉन्ट्रैक्टर को। ये 20 मिलियन कैपिटलाइज होंगे? बिल्डिंग को बनने में लगा 1.5 साल, उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट है वो क्या होगा? क्यों? क्वालिफाइंग एसेट है डायरेक्टली, क्योंकि आप खुद कहेंगे ना भाई ये बिल्डिंग, अगर ये बिल्डिंग है, ये जब तक बन रही थी इसके ऊपर ये खर्चा भी हो रहा था, ये खर्चा भी हो रहा था, पर जब बिल्डिंग बन गई, चलो मैं कहता हूं ये बिल्डिंग बन गई, उसके बाद भी इंटरेस्ट पे हो रहा है इसी लोन के ऊपर, वो इंटरेस्ट अब कहां जाएगा? क्यों? आप क्यों पीएनएल में? क्योंकि अब आप कह रहे हैं वो अवेलेबल फॉर यूज हो चुका है, क्योंकि जब तक बना नहीं था तब तक इसके ऊपर था, बन गया, या आपकी अपनी इनएफिशिएंसी है कि आपने उसको पे नहीं किया, उसके आने बाद वाली तमाम कॉस्ट कहां जाएगी? पीएनएल में। बेसिक फर्क पता लग गया। हमने अभी भी बाखुदा बोरिंग कॉस्ट को पूरा शुरू नहीं किया, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है, समझा है कि बोरिंग कॉस्ट होती क्या है और कब कैपिटलाइज होगी, कब कैपिटलाइज। सिंपल जवाब है इसका, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कौन से एसेट्स पे होती है? बस ये बात याद रखनी है। यहां तक क्लैरिटी है? चलें जी, हमने कहा कि भाई इसके बाद यही कॉन्सेप्ट दिया मैंने तुम्हें पूरा कि भाई अगर एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो पैसा तो कैपिटलाइज होगा ही होगा, साथ में उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज होगा। यहां तक कोई मसला? पक्की बात है? चलें जी, अब अली अब्बास का यहाँ पे सवाल है। अच्छा पहले तो YouTube कह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा भाई वापस से वही सवाल। भाई देखिए सवाल ये है कि सर हमने लोन तो एसेट के लिए लिया ना, भाई मुझे एक बात बताओ सिंपल, आपका एक एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो चुका है, आप बोला उसमें ऑपरेशन चालू कर सकते हैं, अब उसके बाद आने वाला इंटरेस्ट, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये एसेट को बनाने के लिए लाजमी है, या वो एसेट बन चुका है?
भाई दोनों में फर्क कर लेते हैं ना। मैं कह रहा हूं क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब तक मैंने कैपिटलाइज किया जब तक एसेट रेडी नहीं हुआ था। अब मैं क्या कह रहा हूं, एसेट रेडी हो चुका है। तो आई कैन नॉट माई सेल्फ से ना कि ये पैसे मैं एसेट के ऊपर उसको बनाने के लिए लगा रहा हूं। क्या बनाने के लिए लगा रहा हूं या बन चुका है? तो जब बन चुका है तो आप खुद कह रहे हैं ना बन चुका है, तो इसके ऊपर जो इसके बाद जो इंटरेस्ट आएगा तो क्या वो इंटरेस्ट नहीं होगा? होगा। उसकी अकाउंटिंग सिर्फ क्या होगी, पीएनएल में जाएगा। बात समझ आ रही है? तो आप ये कह रहे हैं कि भाई आपके अपने फंड्स हों तो आप जाके खरीदते वो एसेट उसी वक्त मिल जाता ना। तो अब आप वही लोन लेके आ रहे हैं तो उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, ऑल्दो इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, पर एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो चुका है। उसके बाद तमाम कॉस्ट कहाँ जाती है, पीएनएल में। यहां तक बात क्लियर है जी? किसकी वजह से? एसेट मतलब या प्लांट वगैरह की बात कर रहे हैं? सही। अच्छा एक और चीज, अच्छा सवाल है। इन्होंने कहा भाई एक एसेट है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की वजह से हमारे पास अवेलेबल ना हो। तो ये स्टैंडर्ड, आपको सवाल वापस रिपीट करता हूं। इन्होंने क्या कहा कि सर एसेट हमारे पास अवेलेबल नहीं हुआ ड्यू टू सम इश्यूज। ये स्टैंडर्ड अभी आगे जाके सिखाऊंगा। ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि एसेट के कंप्लीट होने पे इंटरेस्ट को नहीं रोकना, सब्सटेंशियली कंप्लीट होने पे रोक देना। सब्सटेंशियली कंप्लीट होने का मतलब ये कि भाई रेडी पड़ा हुआ खाली आपके पास आना है, तो वो सब्सटेंशियली कंप्लीट हो चुका है। तो उस हद तक की इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना, उसके बाद कहाँ डाल देना, पीएनएल में। बात क्लियर है? तो ये भी यही एड्रेस करता है। इसको पता तो सारे ऐसे सवाल आप करेंगे, इसने मुझे बताया, मैंने आपको बताया। क्लियर है? चलें जी, अब एक दो सवाल और हैं फिर आगे चलते हैं। भाई यूट्यूब तुम्हें समझ आ गया? आगे जी। सर अगर बिल्डिंग बाय करने के बाद रिपेयर एंड, भाई ये तो नॉर्मल है, बिल्डिंग बाय करने के बाद अगर बिल्डिंग की रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराते तो वो कहाँ जाती है? क्यों कैपिटलाइज नहीं करते? मैं किसी से पूछता हूँ, एक मिनट जी, बताएं बताएं। गलत बताओ यार, सीखो ना, बताओ जल्दी। गलत। हम हर वो खर्चा कैपिटलाइज करते हैं, हम हर वो खर्चा कैपिटलाइज करते हैं बाद में जो उस एसेट की एफिशिएंसी या लाइफ बढ़ाए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस नॉर्मल उसकी जो ऑपरेशंस की कॉस्ट है वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगी। बात क्लियर है भाईजान? क्लियर है? तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो ये पीआरसी में पता होना चाहिए भाई, वो क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अच्छा भाई मैं कर देता हूँ जी। चलें भाई, इसके अलावा कोई मसला? आ जाओ जी आगे। ये देखें एक बेसिक सी इलस्ट्रेशन है। अच्छा बेसिक सी इलस्ट्रेशन पे जाने से पहले हमने जितनी भी बातें की हैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलें। अच्छा अभी हमने क्या स्टैंडर्ड शुरू किया या सिर्फ ये देखा है कि इसमें आता क्या है? स्कोप देख लिया है, स्कोप देख लिया है, सही है जी। अच्छा अगेन भाई देखो, वही पीआरसी के सारे कॉन्सेप्ट अपनी जगह हैं कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगी, एक्सपेंस आउट होगी, ऐसा खर्चा किया जिससे लाइफ क्या हो जाए, इंक्रीज। भाई मैंने बाइक का कार्बोरेटर चेंज कर दिया, क्या ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस है या पार्ट ही चेंज कर दिया? क्या ये पार्ट एक्सपेंस आउट करूं, कैपिटलाइज करूं? क्यों? लाइफ क्या होगी, इंक्रीज होगी, सीधी सी बात है। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो एसेट की एफिशिएंसी बढ़ा दे, लाइफ बढ़ा दे, वो क्या होता है, कैपिटलाइज होता है। अच्छा मैंने बाइक का ऑयल चेंज कराया, रेवेन्यू भाई तो कराना लाजमी है ना, कराना लाजमी है, रूटीन एक्सपेंडिचर। रूटीन एक्सपेंडिचर कभी भी कैपिटलाइज नहीं होते, वो तो कराने ही कराने थे, उससे एसेट की लाइफ इंक्रीज नहीं हो रही है, वही है जो चलने वाली है। बात समझ आ रही है? चलें जी। अब ऐसे एक बंदा घर में लेटे हुए सोचो मैं तो कराऊंगा ही नहीं ऑयल चेंज, तो खराब हो जाएगी, तो भाई नहीं करा, इम्पेयर हो जाएगा, IS 36 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इम्पेयरमेंट से बचने के लिए ओवरहॉलिंग कराना ज़रूरी है। जहाँ से बोलोगे वहाँ से स्टैंडर्ड आ जाएगा, सही है। लोन लोगे तो कौन सा स्टैंडर्ड आएगा? नहीं गलत बोला, अगर क्वालिफाइंग एसेट के लिए लोगे तो आएगा। बात सही है। किसके लिए? क्वालिफाइंग एसेट के लिए। चलो ओके आगे। एक बेसिक सी इलस्ट्रेशन है, प्लीज इधर देखिएगा। यहाँ पे 3 लोग आपको दिख रहे हैं, बैंक, कंपनी। नहीं दिख रहे? ये कैसी बात हो गई भाई, एक मिनट रुकिएगा। आ गए 3 लोग? चलें जी, ये 3 लोग आ गए भाई हमारे पास। एक आपके पास बैंक है, दूसरी, तीसरा, बहुत सुकून से समझना, पहली इलस्ट्रेशन है, बिल्कुल एक बेसिक एंट्री। मैंने तो कैश फ्लो में भी कहा था, मैं समझता ही नहीं हूँ कि तुम्हें अकाउंटिंग आती है। हम डेबिट भी सीखेंगे, क्रेडिट भी सीखेंगे, पीएनएल भी सीखेंगे, बैलेंस शीट भी सीखेंगे।
बिल्कुल जीरो से। आगे हमें अकाउंटिंग किसकी करनी है? कंपनी की। क्योंकि मैंने तो ऐसे भी पीस देखे ना क्लास में, मुझे पता है बाहर निकल के बोलते हैं अकाउंटिंग किसकी करना है सर, 3 लोग हैं, कंफ्यूजन है। सीख लो, बैंक है, कंपनी है, कंस्ट्रक्टर है। आप किसी बंदे की अकाउंटिंग नहीं करते हैं, कंपनी की अकाउंटिंग करते हैं। तो पहले तो दिमाग में ये क्लियर कर लो अकाउंटिंग किसकी हो रही है। लोन किसने लिया है? कंपनी ने। लोन किसने लिया है? अकाउंटिंग किसकी? एसेट बनाएगा कौन? कॉन्ट्रैक्टर। किसके लिए? यानी सारी चौरंगियां कंपनी पे आके रुक रही हैं। चलें अब एक एक करके बहुत ही बेसिक एग्जांपल देखें। यहां पे रीड कर रहा हूं मैं। बैंक ने लोन प्रोवाइड किया है कितने का? 1.2 मिलियन का। कौन सी तारीख के ऊपर? 1 जनवरी 2022 पे। इंटरेस्ट रेट कितना? अच्छा, ये जो 10% आप कह रहे हैं ये क्या है? बोरिंग कॉस्ट। ये क्या है भाई? बोरिंग कॉस्ट होती है, चाहे वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए हो। क्वालिफाइंग एसेट होगा तो वो यहां पे आ जाएगा बस IAS 23 में। अदरवाइज बोरिंग कॉस्ट को बोरिंग कॉस्ट नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? सिर्फ ये देखना है कि कैपिटलाइज करें या ना करें, वो फर्क इतना सा है। तो IAS 23 का अमल दखल है, इतनी सी कहानी है। आगे सुने। हमने कहा कि भाई फॉर स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मशीनरी। ये कह रहा है ये लोन लिया ही किसके लिए? मशीनरी के लिए। अच्छा भाई, वो कह रहा है कि भाई क्योंकि मैंने कुछ सवालात को आसान बनाना है, पहले तो मैंने एक आसान हल रखा है आपके लिए। रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन कब से शुरू होगा? यानी इंटरेस्ट बुक होता रहेगा, बट इसकी रीपेमेंट कब होगी? लोन कब लिया है? यानी आप इसमें मुझसे ये नहीं सवाल करना कि सर लोन रीपे क्यों नहीं हो रहा, इंटरेस्ट रीपे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमारा दिमाग छोटे हैं, हम वहां तक पहले पहुंचेंगे, फिर पहले बेसिक समझ लेते हैं। अगेन मैंने इसमें बिल्कुल क्लैरिटी से लिखा हुआ है कि इस पूरी इलस्ट्रेशन के अंदर बैंक को कोई पैसा वापस क्या कभी भी नहीं होगा या बाद में होगा। और ऐसी प्रैक्टिकलिटी में एग्जांपल्स होती हैं कि बैंक कहता है सही है भाई अपना टाइम ले, इंटरेस्ट जमा करते हैं एक साथ पे कर लेना, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। या तो आपकी रेंटल बनते हैं, किस्तें बनती हैं, किस्तें नहीं तो फिर एक साथ पे करना। ये कौन सा केस है? एक साथ वाला। यहां तक क्लैरिटी है? तो क्या इंटरेस्ट लगेगा नहीं पे? बस इस बात को याद रखना है। आगे सुने। कोटेड प्राइस हम कॉन्ट्रैक्टर के पास गए, उसने कितना बोला? 1 अच्छा, आइडियली हम पहले उसके पास गए होंगे, कॉन्ट्रैक्टर से पूछा होगा, फिर किसके पास गए होंगे? बैंक के पास गए होंगे। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है? आगे सुने। हमने कहा भाई, अब कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि भाई देखो मैं तो ऐसा बंदा नहीं हूं कि आखिर में पैसे चाहिए, मुझे तो पैसे दोगे तो बनेगा, पैसे दोगे तो बनेगा। पहली पेमेंट उसने कब मांगी? कितने रुपए? 3 लाख रुपए। अच्छा, पहले हम ये काम ये करते हैं, सिंपल हिसाब किताब करते हैं कि जो बैंक से मुझे पैसा मिला उसकी मैं एंट्री बनाता हूं, कैश डेबिट, और आपका लोन पेएबल कितने से भाई? ये आ गया आपके पास 1.2 मिलियन। ये एंट्री आपने बनाई है मेरे बच्चों कौन सी तारीख पे? जनवरी 1, 2022। मेरी आपको सजेशन ये होगी, पहले आप ना बैंक का काम कर लेना, बैंक का जो आपका हिसाब किताब है। क्या आप ये बात मानते हैं कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, यहां पे बना लेते हैं, जनवरी 1, 2022 से लेकर बच्चों 31 दिसंबर 2022, इस पूरे टेन्योर में आपने लोन रीपे किया है? नहीं किया ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे जो लोन अमाउंट है वो 1.2 मिलियन की है, इसके ऊपर मैंने 10% का इंटरेस्ट बुक किया होगा, कितना? 1,20,000। प्लीज सुनिएगा, मैंने हर दिन इंटरेस्ट अक्रू किया होगा। तो मैंने आकर 31 दिसंबर 2022 पे, 22 ही है ना इसमें? अच्छा, एक एंट्री बनाई होगी CWIP डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, कितने से भाई? 1,20,000 से।
सर आपने CWIP क्यों डेबिट किया है? क्योंकि एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर रहा हूं मैं, PP इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एसेट कंप्लीट नहीं हुआ। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? पहली तो ये चीज सीखनी थी। देखो बैंक बोलेगा तू कुछ भी कर, मुझे मेरे पैसे चाहिए। तो अब आप सब मुझे बताएंगे ये पेबल जो है 1/20 का, ये किसको है? बैंक को। इसके ऊपर आने वाला जो इंटरेस्ट है क्या वो PNL में गया या PP में? क्यों? क्वालिफाइंग एसेट है। कौन सा एसेट है? आप कहेंगे कि जो मैंने लोन लिया था इस एसेट के लिए लिया था, और जब तक वो नहीं बना तब तक ये खर्चा भी उसका ही है, ये खर्चा भी, इवन दो ये खर्चा ये पे किसको कर रहा हूं? बैंक को, पर इसके ऊपर आने वाली कॉस्ट कैपिटलाइज कर रहा हूं PP में। पार्टियां समझ आ रही हैं? चलिए जी, अब हम अकाउंटिंग क्लोज करने लगे थे तो भाई ये कॉन्ट्रैक्टर है, तुम किधर, मुझे पैसे चाहिए। तो 1 जनवरी को इसने भी पैसे मांगे। हाँ जी, तो हमने कहा कि भाई अगर मैं जनवरी 1 को एक और एंट्री बनाऊं, हाँ भाई जनवरी 1 2022 को मैं एक एंट्री बनाऊंगा CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से भाई? 3 लाख रुपए से। ये पैसे किसको दिए? देखो पूरा गेम समझाने का मकसद ये है कि जो पैसे एसेट पे लग रहे हैं वो तो कैपिटलाइज होंगे ही होंगे, उसी के ऊपर जो आने वाला इंटरेस्ट है वो भी क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। अच्छा, अब आपका सवाल मुझसे ये होना चाहिए बच्चों, सर हमने तो, प्लीज सुनना, हमने तो एसेट पे अब तक कितने लगाए? 3 लाख। लोन कितने का है? तो आप इंटरेस्ट पूरा क्यों कैपिटलाइज कर रहे हैं? पूरा लोन किसके लिए लिया है? एसेट के लिए। पूरा लोन किसके लिए लिया है? तो इसके ऊपर आने वाला जो इंटरेस्ट का खर्चा है पूरा का पूरा वो भी किसका? एसेट का। तो ये नहीं बहस होनी चाहिए कि सर 3 लाख रुपए एसेट पे लगाएं तो इंटरेस्ट भी 3 लाख रुपए, नहीं, इंटरेस्ट पूरा दे रहे हो या दोगे? देंगे, क्योंकि अभी बैंक मांग पर मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से जिस साल का खर्चा है उसी साल होना चाहिए। चलें वापस से, आप मुझे बताएं मैंने लोन कितने का लिया जल्दी? किससे? बैंक से। ये रहा हिसाब किताब तुम्हारे सामने। मैंने कहा इसके ऊपर इंटरेस्ट दूंगा, यस, तो मैंने इसकी एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करके इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट करने के बजाय CWIP डेबिट करके इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट किया है। मैंने कहा कि भाई बैंक को तो पे करना है, वो तो अलग रखो, डेबिट सोच लो, या तो PNL में डालना है या एसेट में डालना है। CWIP का मतलब है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का काम है जो कि इन प्रोग्रेस है, जो कि इन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं बैंक को पैसे नहीं दूंगा। बैंक कह रहा है तुम्हें जो करना है करो, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, मुझे मेरी लायबिलिटी बुक करो। हमने लायबिलिटी बुक की कितने की? 1/20 की, और वही 1/20 PP में क्या कर दिया? कैपिटलाइज कर दिया। बैंक का हिसाब किताब खत्म, हमारी अकाउंटिंग भी बैंक के रिलेटेड खत्म। अब हम किसको देख रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर को। चलिए जी, कॉन्ट्रैक्टर ने बोला भाई मुझे कितने चाहिए? 3 लाख रुपए। कॉन्ट्रैक्टर को देके आ गए। क्या मैं कह सकता हूं कि ये 3 लाख रुपए तो एसेट पे लगे ही लगे, ये तो कैपिटलाइज होंगे ही होंगे, ये हो गए? यहां तक कोई मसला? चलिए जी, हमने कहा ये पहला हो गया। क्या कॉन्ट्रैक्टर ने इसी साल आपसे वापस कुछ पैसे मांगे? कितने? 4 लाख रुपए। तो हमने कहा कि भाई मैं यहां पर आया जुलाई 1, क्या एंट्री बनाऊंगा? और कैश 4 लाख रुपए। सर आपके पास बैंक बैलेंस कितना बचा? 5। क्यों? 7 यूज हो गया। अच्छा, ये भी किसको ही देना है? कॉन्ट्रैक्टर को, पर जब मांगेगा तब देंगे। पहले तो बात क्लियर है। अगेन कोई आपसे पूछे आपने 3 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्टर को दिए तो आपने इंटरेस्ट से 3 लाख का क्यों नहीं किया? क्योंकि लोन किससे लिया है? कितने का? पूरा किसके लिए? लोन इसके लिए, एसेट के लिए। तो मैं कह रहा हूं पूरा लोन अगर एसेट के लिए है तो इंटरेस्ट भी तो पूरे पे ही दे रहे हो ना। तो जब पूरे पे इंटरेस्ट दे रहे हो तो कैपिटलाइज भी पूरा ही होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है जब तक एसेट कंप्लीट नहीं हो जाता। चलें भाई, अब मुझे एक बात बताएं, ये भी हो गया डन जी। कोई सवाल? जी। 7 महीनों में? हाँ, तो अब 7 महीनों में अगर एसेट बन जाता तो आप लोग मुझे तो यहाँ पे गाइड करें। अगर इसी सवाल में 7 मंथ्स में एसेट बन जाता, अल्लाह की कसम बैंक को इंटरेस्ट कितना देता पूरे 12 महीने का?
पर कैपिटलाइज कितना करता? 7 महीने। तो इसके कितने हिस्से बना लेते हैं? 2। आप पहले इंटरेस्ट पेबल पूरा निकालना, अभी आगे हम ऐसे केसेस करेंगे। सवाल अच्छा है भाई, मुझे बताओ, आप सब बताओ, एसेट के लिए लोन लिया, पूरा लोन लिया, बैंक बोलेगा तुम कुछ भी करो, मुझे इससे कोई गर्ज, मुझे चाहिए पूरा पैसा 1/20। पहले बैंक का पूरा हिसाब किताब निकाल लो। अब व्हाट इफ अज्यूम करो, जैसे इन्होंने कहा कि सर एसेट अगर बन जाता 7 महीनों में, तो क्या इंटरेस्ट बैंक को 7 महीने का देता या पूरे 12 का? इस एंट्री में सिर्फ एक फर्क आ जाता है, इंटरेस्ट पेबल पूरा होता, CWIP डेबिट पूरा होता या 7 महीने का? तो एंट्री बैलेंस ही नहीं होती, बाकी इंटरेस्ट एक्सपेंस होता, पक्की बात है, तो एंट्री बैलेंस हो जाती। बात क्लियर है? चलिए जी। इसके बाद पैसे कब दिए भाई? कितने? CWIP डेबिट और कैश कितने से भाई? अच्छा, हम अकाउंटिंग एक एक साल की करते हैं ना, हाँ या नहीं? ये साल गुजर गया, 2022 गुजर गया। अब मसला ये है कि ये तो मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग सिखा दी, मुझे बेवकूफ़ बनाना हो तो ये तो काफ़ी है। अब आपने करनी है इसकी रिपोर्टिंग। क्या करनी है? अच्छा, अब देखिएगा ज़रा आपको कैसे क्लैरिटी आती है। मैं बना रहा हूँ यहाँ पे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मैंने लिखा क्या लिखा भाई? मैं यहाँ पे बना रहा हूँ CWIP। बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में मैं अपने शेयर होल्डर को ये बता रहा हूँ कि मेरे पास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। आप मुझे बताएं आपकी जेब से कॉन्ट्रैक्टर को कितने गए? 9 लाख रुपए। अच्छा, मैंने कहा कॉन्ट्रैक्टर को गए हैं 9 लाख रुपए प्लस, यही है कुल मिला के कितना? 10, यही है। अच्छा, मेरे पास यहां पर लोन पेबल आ रहा है 1.2 मिलियन का, बैंक से लिए थे, ये देख लो, है नहीं है? ये रिपोर्टिंग है। एग्जामिनर आपको कहेगा बताओ साल के आखिर में बैलेंस शीट कैसे दिखेगी। अगर बेटा आपने डेबिट क्रेडिट किया ना और रिपोर्टिंग नहीं की, आपको एक नंबर नहीं देगा। ये मैं कैश फ्लो में बता चुका हूं। मार्क्स किसके हैं? आपके सब्जेक्ट का नाम ही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। अगेन मुझे एक बात बताओ, आपने बैंक से लोन लिया था, क्या रीपे हुआ या ऐसा का ऐसा ही है? क्यों नहीं रीपे किया? बैंक ने बोला 2024 में, यहां तक क्लैरिटी है? अच्छा, बैंक ने जो आपको पैसे दिए फ्री में दिए, सूद लिया या लेगा? आपने बुक तो किया ना, पक्की बात है। कितने का? आपने बोला बैंक मुझे आपको देने हैं पैसे, मैंने यहाँ पे एक इंटरेस्ट पेबल भी डाल दिया, कितने का? तो ये 1,20,000 का जो आपको पेबल है, ये एक्सपेंस नहीं है? है नहीं है? एक्सपेंस नहीं है? कैपिटलाइज किया, एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, क्या हुआ ये? कहाँ दिख रहा है? CWIP में दिख रहा है? आप सीधा बताते अपने शेयर होल्डर को भाई ये इंटरेस्ट पे करना है, इसकी जितनी भी कॉस्ट है कहाँ कैपिटलाइज हुई हुई है? PP में, आपके सामने है CWIP। आपके पास कोई बैंक बैलेंस बचेगा? हाँ भाई, बैंक बैलेंस बचेगा कितने का? ये बन गई आपकी बैलेंस शीट। ये बात समझ आ रही है? पक्की बात है। देखो अगेन जल्दी से मुझे एक साथ बता दो, आपने लोन कितने का लिया? एंट्री क्या बनी? बैंक या कैश डेबिट और लोन पेबल। क्या लोन पेबल में कोई मूवमेंट हुई? अपनी जगह है, अपनी जगह आ गया बैलेंस शीट में। शेयर होल्डर को पता है कि अब हमें बैंक को कितने पे करने? 1 साल के आखिर में आते 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 क्या आपने सिर्फ 1.2 मिलियन पे करना ही है, उसके ऊपर आने वाला सूद भी? वो आ रहा कितने का? 1 लाख। अब मैं आप सबसे पूछता हूँ, अकाउंटिंग तुम लोगों ने की है, जो आपने 9 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्टर को पे किए हैं, क्या वो कैश चला गया? PP में डेबिट हो गया? यस, इस पर टिक लगा दिया। फिर मैंने कहा इसके ऊपर जो तुम लोगों ने इंटरेस्ट दिया है
वो जो आपने लायबिलिटी बुक की है, क्या वो एक्सपेंस के तौर पे बुक किया है या पीपी में डाला है? क्या पीपी में कैपिटलाइज होता हुआ दिखता है? अगर अज्यूम करो ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता, अगर ये क्वालिफाइंग एसेट, आप ऐसे ही बैंक से लोन लेते तो क्या लोन पेएबल आपकी बैलेंस शीट में आ रहा होता? यस। पर इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेएबल है वो भी आ रहा होता? यस। पर इसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है क्या वो पीपी में होता या पीएनएल में? ये एक लाइन है बोरिंग कॉस्ट की। पहले बताओ ये बात समझ आई? यानी सर सिंपल उसूल है, पैसे लेकर आए, बैंक का हिसाब किताब करें, कॉन्ट्रैक्टर को दे दें और ऐसे अकाउंटिंग हो जाएगी। ये सिर्फ पहली बेसिक इलस्ट्रेशन है इस साल की। और जल्दी से मुझे सारे बच्चे बताओ, तुम लोग बताओगे, तुम लोगों ने बता दिया तो फिर कंक्लूड है क्लास। एक चीज सोच के बताओ, अगले साल भी तो जाएंगे ना? अगले साल मैंने कॉन्ट्रैक्टर को कितने दिए हैं? 3 लाख रुपए। क्या अगले साल, सब बताओ जल्दी से, अगले साल ये 3 लाख रुपए मजीद पीपीए में जाएंगे? पक्की बात है? वेरी गुड, जाएंगे। एसेट कितने का हो जाएगा? 12 लाख प्लस इंटरेस्ट, 12 लाख प्लस। चलें अब वापस से सारे जल्दी बताओ सब बच्चे, जब आपने अगले साल में एंटर हुए तो अगला साल 2023 है। हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे अभी अगले साल के, सिर्फ तुमसे डिस्कस कर रहा हूं। अगला साल 2000, अगले साल का भी तो इंटरेस्ट तुम बुक करोगे ना? 1.2 मिलियन भी करोगे ना? समराइज कर रहा हूं वापस से भाई, अगले साल एंटर हुए, अगले साल जैसे ही एंटर हुए मेरे बच्चों, तो आपने फिर सूद देना 1 पॉइंट, क्योंकि 1.2 मिलियन में से 1 रुपया भी आपने रीपे। अगले साल फिर पूरा 10% का इंटरेस्ट कितना आएगा? 1,20,000। तुम लोग मुझे बता दो तो मजा आ जाएगा, 1,20,000 का इंटरेस्ट पेबल बुक होगा? अच्छा अब सोच के बताओ कैपिटलाइज कितने महीने? जनवरी और, तो बाकी इंटरेस्ट बुक नहीं होगा? होगा। कहां जाएगा? पीएनएल में। बैंक कह रहा है भाई मुझे पूरे पैसे दो, बाकी तुम्हें जो डेबिट करना है वो तुम्हारा मसला है। पहले बताओ बात क्लियर है? यानी सीधा सीधा हिसाब किताब करेंगे आज के बाद, बैंक का हिसाब किताब पूरा कर लेंगे और फिर देखेंगे उसमें से कैपिटलाइज कितना होना है और पीएनएल में कितना जाना है। पीएनएल में तब तक जाएगा जब तक एसेट कंप्लीट नहीं हो जाता। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? अच्छा एसेट कंप्लीट हो गया तो कहानी खत्म या डेप्रिशिएट होगा? तो वो तब से होगा जब वो रेडी फॉर यूज हो गया, तो तब की तब देखेंगे। यहां तक क्लैरिटी है? चलें जी, अब एक ओवरऑल समरी। हमने ये कहा कि बोरिंग कॉस्ट का चैप्टर जल्दी बताओ किस पे अप्लाई होता है? क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर। ये भी बात, क्वालिफाइंग एसेट कौन से होते हैं? जिसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे कंप्लीट होने में। और सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है? 6 से 7 महीने या उससे ज्यादा, 6 से 7 महीने या उससे ज्यादा। ये भी बात समझ आ गई, चलो हमने उसको हटा दिया। फिर हमने कहा भाई जैसे ही तुम लोन लेकर आ गए तुमने एंट्री क्या बनाई? जल्दी बताओ। कैश या बैंक डेबिट और लोन पेएबल क्रेडिट। पैसा आ गया, लोन आ गया। लोन अपनी जगह स्टैटिक है, वो हिल क्योंकि तुमने पे। जब लोन अपनी जगह स्टैटिक है तो क्या तुमने उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया होगा? 10% का पूरे साल का 1,20,000। अपने आप से सवाल पूछो, जब एसेट बनना शुरू हुआ और 31 दिसंबर तक क्या एसेट कंप्लीट हो गया या अभी भी चल रहा है? तो इसके ऊपर आने वाला जितना भी इंटरेस्ट तुम बैंक को पे करोगे पीएनएल में डालोगे या एसेट में? डाल दिया एसेट में, कैपिटलाइज हो गया। अच्छा फिर कॉन्ट्रैक्टर को जितनी भी पेमेंट्स की हैं क्या वो पीएनएल में डालोगे या वो डेफिनेटली एसेट में? कॉन्ट्रैक्टर को कितने पे किए थे? 9 लाख रुपए। बैंक को कितने? कुल मिला के खर्चा 10-20। हमने कहा भाई कुल मिला के खर्चा 10-20। बात समझ आ रही है? बैंक को पैसे दे दिए, देना बाकी है। तो हमने 1.2 मिलियन का लोन दिखाया हुआ है। अच्छा बैंक को सिर्फ ये दिया या इंटरेस्ट भी देना है? क्या वो दिखाया हुआ है? क्या पैसे बच गए? वो दिखाए हुए। हो गई रिपोर्टिंग। अगली क्लास में मिलते हैं। सही है जी, थैंक यू। तो भी पूरा कैपिटलाइज होता है। सही है।